सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारा टॉपिक 11th बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत थर्ड चैप्टर है वनस्पति जगत, जगत प्लांटी। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। हालांकि यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हमें डिटेल्स में देखना है। इस चैप्टर में कंटेंट जो हमारे सामने है, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा पादपों के जीवन चक्र और संतति एकांतरण या अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, वो हम यहाँ बारी बारी से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर वनस्पति जगत। जैसा कि हम जानते हैं, विटेकर के द्वारा दिया गया पंच जगत वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रणाली थी जिसने समस्त जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को 5 वर्गों में या जगतों में डिवाइड किया था। यहाँ पर हम देखते हैं जो वनस्पति जगत था उसके अंतर्गत मुख्य तौर पर सभी पेड़ पौधों को रखा गया था। अब इन पेड़ पौधों को इनके गुणधर्मों के आधार पर कई पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट यहाँ पर जो हम स्टडी करते हैं वह है शैवाल का, एल्गी। एल्गी या शैवाल सरलतम पौधे होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इनका पादप शरीर थैलस कहलाता है क्योंकि उसमें जड़, तना, पत्ती जैसी विविध संरचनाएं देखने को नहीं मिलती है। अगर हैबिट और हैबिटेट्स के बारे में हम बात करें, आवास स्थान की, तो ये जलीय भी होते हैं और थलीय भी होते हैं, लेकिन मुख्यतया ये अलवणीय जलों में पाए जाते हैं। जल के अलावा नमी युक्त पत्थर, मिट्टी, लकड़ी आदि पर भी ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमने देखा था कि शैवाल कवक के साथ मिलकर लाइकेन के रूप में सहजीविता भी प्रदर्शित करते हैं। शैवालों की जो साइज होती है, माप और आकार होता है, उसमें बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। कुछ शैवाल ऐसे रहते हैं, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाला वाल्वॉक्स, जिसे कॉलोनियल शैवाल कहा जाता है। कॉलोनियल शैवाल से तात्पर्य यह होता है कि इस शैवाल में अनेक कोशिकाएं एक साथ रह करके कॉलोनी का निर्माण करती है, यानी सभी मिल करके एक स्ट्रक्चर, फुटबॉल टाइप संरचना बनाती है जो प्रायः अलवणीय जल अर्थात तालाब के जल में उपस्थित होता है और तालाब की तली पर लुढ़कता हुआ चलता है। इसलिए इसे रोलिंग एल्गा भी कहा जाता है। इस रोलिंग एल्गा में 500 से लेकर के लगभग 20,000 कोशिकाएं होती है जो कॉलोनी निर्माण में पार्टिसिपेशन करती है। वहीं हम देखते हैं कुछ तंतुवत शैवाल होते हैं, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। ये ऐसे शैवाल हैं जो तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। इनके जो फिलामेंटस होते हैं, तंतु होते हैं, बहुत अधिक उलझी हुई संरचनाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। शैवालों में कायिक प्रजनन, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन सभी प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया चलती है। कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है जिसमें पादप शरीर अनेक भागों में बट जाता है और बटे हुए भागों से नए पादपों का निर्माण हो जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं अर्थात स्पोर के द्वारा होता है। सामान्यतया शैवालों के जो स्पोर होते हैं वो जू स्पोर कहलाते हैं। इनमें फ्लेजिला या कशाभिकाएं पाई जाती है, फलस्वरूप ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं, अर्थात ये अंकुरित होकर के नवीन पौधों का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया युग्मकों के
संलयन पर आधारित होती है। युग्मक आइसोगेमी या एनाइसोगेमी प्रकार के हो सकते हैं। यदि नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक एक समान दिखाई दे, जिनमें कोई अंतर ना हो, तब उसे समयुग्मकी अवस्था कहा जाता है। और यदि ये भिन्न भिन्न दिखलाई दे, तब इन्हें असमयुग्मकी अवस्था कहा जाता है। प्रायः युग्मकों में मादा युग्मक स्थिर होता है, वहीं नर युग्मक हम देखते हैं वह चलायमान होता है और उसका आकार भी प्रायः छोटा होता है। यह कंडीशन असमयुग्मकी अवस्था में आती है, क्योंकि समयुग्मकी अवस्था में नर और मादा दोनों युग्मकों का आकार प्रायः एक सा दिखलाई देता है। यहां डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शैवालों का स्ट्रक्चर होता है। ये जो पहला डायग्राम यहां पर आप देख रहे हैं, यह वाल्वॉक्स का डायग्राम है, जिसे रोलिंग एल्गा कहा जाता है, जो तालाब की तली पर लुढ़कता हुआ चलता है। अलैंगिक जनन के द्वारा इसमें इस प्रकार से कुछ डार्क छोटे सर्कल दिखलाई दे रहे हैं, जिन्हें हम संतति कॉलोनी या डाटर कॉलोनी कहते हैं। ये पुत्री कॉलोनियां हैं, जिनसे हम देखते हैं नई कॉलोनी विकसित होती है और वो जनक कॉलोनी को छोड़ करके उससे पृथक हो जाती है। साइड में हम यूलोथ्रिक्स देख रहे हैं, यह एक तंतुवत शैवाल के रूप में होता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के शैवालों के डायग्राम भी यहाँ पर डायग्राम में प्रदर्शित हो रहे हैं, जो दिए गए हैं। कुछ भूरे शैवाल हैं, कुछ डाइकोटो मछली ब्रांच्ड शैवाल हैं, कुछ शाखित शैवाल हैं। अलग अलग प्रकार के शैवाल यहां पर दिए हुए हैं। शैवालों को मुख्यतया, बड़ा महत्वपूर्ण टेबल है ये नीट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शैवालों को मुख्यतया 3 डिवीजन में बांटा गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्लोरोफाइसी अर्थात हरे शैवाल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ए तथा बी के रूप में। फियोफाइसी अर्थात भूरे शैवाल, जिनमें क्लोरोफिल के अलावा ए सी फ्यूकोजेंथिन हम देखते हैं कि पाया जाता है। वहीं रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है, जिसमें क्लोरोफिल के अलावा हम देखते हैं फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से शैवाल हैं और उनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है या उनके कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। मुख्य मोटे तौर पर अगर हम बोलेंगे, क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल, फियोफाइसी फ से फ का रिलेशन जमाना है फ्यूकोजेंथिन, रोडोफाइसी फाइकोइरिथ्रिन, ये वर्णक है जो इन्हें कलर प्रदान करते हैं। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति अगर हम देखें, क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, फियोफाइसी में सेल्यूलोज तथा एल्जिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, रोडोफाइसी में सेल्यूलोज की भित्ति पाई जाती है। फ्लेजेला और उनकी संख्या 2 से 8 तक फ्लेजेला क्लोरोफाइसी में उपस्थित होते हैं, फियोफाइसी में 2 पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में किसी प्रकार के फ्लेजेला नहीं पाए जाते हैं। हैबिट्स अगर हम देखें, आवास स्थान देखें, क्लोरोफाइसी अलवणीय लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। फियोफाइसी शैवाल जो हैं वो अलवण जल और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार रोडोफाइसी शैवाल भी दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केरागिन का उत्पादन करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगर प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। एगर एक मटेरियल है, समुद्री मटेरियल है, यह शैवालों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। यहां तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री के भोजन के रूप में भी किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करते हुए इन्हें चलिए। ये पॉइंट क्योंकि बायोलॉजी नीट में एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो इन प्रश्नों की बनने की संभावना बहुत ज्यादा
हो जाती है। चलिए अब हम क्लोरोफाइसी के अंतर्गत देखते हैं। जैसा हमने देखा, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, क्लोरोफिल ए तथा बी इसमें उपस्थित है। क्लोरोप्लास्ट में हम देखते क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। डिस्क प्लेट की तरह जालिकावत कप के शेप में अलग अलग प्रकार से इसमें हो सकता है। कायिक जनन हमने देखा तंतुओं के टूटने से हो सकता है और विभिन्न प्रकार के स्पोर या बीजाणुओं से हम देखते हैं अलैंगिक जनन इसमें होता है। उदाहरण ध्यान रखना है, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा कारा, ये सभी सरल पादप क्लोरोफाइसी शैवाल के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इनके युग्मक समयुग्मकी तथा असमयुग्मकी प्रकारों के हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फियोफाइसी। भूरे शैवालों को फियोफाइसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कैरोटीनाइड, जेंथोफिल आदि वर्णक हम देखते हैं कि इनमें उपस्थित होते हैं। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर के भूरे के विभिन्न प्रकार, विभिन्न शेड तक हो सकता है। फ्यूकोजेंथिन की मात्रा के आधार पर और जेंथोफिल वर्णक की मात्रा के आधार पर इनका कलर शेड डिसाइड होता है। इनके प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक उपस्थित होते हैं। पौधे प्रायः संलग्नक द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें नीचे नीचे इनमें सबस्ट्रेटम होता है जिसके द्वारा ये किसी भी ठोस आधार पर जुड़े हुए होते हैं। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार के फ्लैजिला वाले जो स्पोर के द्वारा होता है। कायिक प्रजनन फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन समयुग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार के युग्मकों के संयोजन से होता है। एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लैमिनेरिया, सारागासम, फ्यूकस आदि हम देखते हैं भूरे शैवाल के उदाहरण हैं। ध्यान रखना है, एक्टोकार्पस शैवाल में समरूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक्टोकार्पस समरूपी पीढ़ी एकांतरण। समरूपी पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है, डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियो में देखा हुआ है, अगर आप देखने से चुके हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने बायो के जो वीडियोस हैं उन्हें आप देखेंगे तो वहां पर आपको और डिटेल में इसकी जानकारी मिलेगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि पीढ़ी एकांतरण, दो प्रकार की पीढ़ियां हम देखते पौधों में पाई जाती है। एक को गैमेटोफाइट कहा जाता है, एक को स्पोरोफाइट कहा जाता है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। एक्टोकार्पस के केस में दिखने में बाह्य संरचना के रूप में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक जैसे दिखलाई देते हैं। देख करके हम उनमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं कर पाते, इसलिए इसमें होने वाले पीढ़ी एकांतरण को आइसोमॉर्फिक या समरूपी पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। पौधे को देख करके, शैवाल को देख करके हमें पता नहीं लगता कि यह गैमेट को प्रोड्यूस करेगा या हम देखेंगे कि स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, बट बाद में डेवलपमेंट में जब उसके ऊपर गैमेटिंजिया लगेंगे तब हमें समझ में आएगा कि यह गैमेटोफाइट है, और स्पोरेंजिया लगेगी तो हम देखेंगे, समझ पाएंगे उसे कि यह स्पोरोफाइट प्लांट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समरूपी पीढ़ी एकांतरण एक्टोकार्पस नामक शैवाल में पाया जाता है, जिसकी दोनों अवस्थाएं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट समरूपी होती है, एक जैसी दिखलाई देती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, लाल शैवाल रोडोफाइसी। हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण यह है, पॉलीसाइफोनिया इसका एग्जाम्पल आता है। इसमें फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं यह लाल कलर का दिखलाई देता है। लाल शैवाल प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है, और समुद्र की गहराई में जहां प्रकाश कम होता है ये वहां पर भी पाए जाते हैं। इनमें कायिक जनन विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा
और लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा होता है। ध्यान रखना हमको, पहले दोनों कैटेगरी में चल बीजाणु बने थे जिनको जूस्पोर नाम दिया था, लेकिन यहाँ लाल शैवालों के अंतर्गत हम देखते हैं जो बीजाणु बनते हैं वह अचल होते हैं और जो युग्मक बनते हैं वह भी अचल होते हैं। पॉलीसाइफोनिया इसका एग्जाम्पल है। साथ ही ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं पादप जगत के अंतर्गत ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये उभयचर पादप होते हैं। इन्हें वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं जल तथा थल दोनों में पूरे कर लेते हैं। पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा को दो पार्ट के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। पहली पार्ट को हमने मास बोला, दूसरे पार्ट को हमने लीवरवर्ट बोला। लीवरवर्ट ये जो एग्जाम्पल आप अभी सामने देख रहे हैं, अ और ब, रिक्सिया, मार्केंशिया, पैलिया, ये वो ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती नामक संरचनाएं नहीं पाई जाती। इन्हें लीवरवर्ट कहा जाता है। इनके पादप शरीर को थैलस कहते हैं। थैलस की विशेषता आप देख रहे हैं, आगे चलकर के दो भागों में बट जाता है, तो इसको हम डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कहते हैं। नीचे की तरफ राइजाइड्स दिखलाई दे रहे हैं, जड़ नहीं है, जड़ जैसे छोटे छोटे प्रवर्ध हैं जिन्हें मुलाब लिखा हुआ है, तो ये राइजाइड्स कहलाते हैं। बीचों ही बीच में एक डार्क लाइन दिखलाई दे रही है अ और ब दोनों डायग्रामों में, इसे डार्सल मिडरीप कहा जाता है। आगे ही आगे नोच दिखलाई देती है जिसे एपिकल नोच कहते हैं। और वहां पर देखिए ये एकलिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। अ और ब जो दोनों डायग्राम दिए गए हैं ये ब्रायोफाइट के अंतर्गत मार्केंशिया के दिए गए हैं। कैसे पता चल रहा है मार्केंशिया? क्योंकि मार्केंशिया में जेमा कप पाए जाते हैं जिनके द्वारा इसमें जेमी का निर्माण होता है। और ये जेमी यानी कि भोज्य पदार्थों को संचित करने वाली कुछ गठाने होती हैं, संरचनाएं होती हैं जो जेमा कप से टूट करके बाहर गिरती है और अंकुरित होकर नए पादपों का निर्माण करती है। तो रिप्रोडक्शन ध्यान रखना है हमको कि मार्केंशिया में जेमा कप में जेमी नामक संरचनाएं बनती है जो प्रजनन में भाग लेती है। ये दोनों मार्केंशिया के थैलस है जिनमें ऊपर की तरफ देखिए एक पहले वाला अ जो है यह मादा थैलस को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि इसमें स्त्री धानीधर बना हुआ है। आर्किगोनियोफोर है जिसमें किनारों पर आर्किगोनिया निर्मित होती है जिनमें एग या अंड का निर्माण होता है। वहीं हम देखते हैं ब वाला डायग्राम जो दिया हुआ है यह मार्केंशिया के नर थैलस को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें ऊपर आर्किगोनियोफोर के बजाय एंथ्रिडियोफोर लगा हुआ है, पुंधानी धर लगा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं एंथ्रिडिया उत्पन्न होते हैं जो एंथेरोजॉइड्स जिनको हम स्पर्म के समतुल्य मान सकते हैं। एंथेरोजॉइड्स नर युग्मकों का निर्माण यहां पर होता है। अब नीचे स वाला हम देख रहे हैं यह मांस का पौधा है, फ्यूनेरिया या मांस यह मांस का पौधा। अब इसमें देखिए मुलाब नीचे दिखलाई दे रहे हैं, पत्ती के समान संरचनाएं दिखलाई दे रही है और ऊपर की तरफ एक कैप्सूल भी बना हुआ है, अर्थात यह मांस के अंतर्गत आ गया। ऊपर वाले दो अपने देखे थे रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, वो लीवरवर्ट्स थे और ये पौधे जैसे जो दिखलाई दे रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? मासेस कहलाएंगे। और द वाला हम देख रहे हैं यह स्फैग्नम ब्रायोफाइट को प्रदर्शित करता है। तो ब्रायोफाइट्स आपको ध्यान में रखना है कि ये वो सरल पौधे हैं जो प्रायः जल और थल दोनों भागों में अपने जीवन चक्रों को पूरा करते हैं, इसलिए ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। और लीवरवर्ट और मांस में क्या डिफरेंस है ये भी आपको ध्यान में रखना है। लीवरवर्ट्स हमने देखा कि रेंगते हुए पौधों के समान होते हैं, वहीं हमने देखा कि जो मांस पौधे होते हैं वो तंतु जैसे पौधों के अंतर्गत आते हैं। रिक्सिया, मार्केंशिया, पेलिया लीवरवर्ट्स कहलाते हैं।
फ्यूनेरिया पॉलीट्राइगम स्फेगनम, ये वो ब्रायोफाइट्स हैं जो मांस के अंतर्गत आते हैं। देन बारी आती है टेरिडोफाइट्स की। सजावट के लिए उद्यानों में लगाए गए पौधे टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, जिनके अंतर्गत सिलेजिनेला, अ वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सिलेजिनेला है। साइड में जो ब वाला डायग्राम देख रहे हैं यह हॉर्स टेल इक्विसीटम के रूप में जाना जाता है। इक्विसीटम का दूसरा नाम ध्यान रखना है, इसका जो स्ट्रोबिलस है वो घोड़े की पूंछ के समान दिखलाई देता है, इसलिए इसको हॉर्स टेल टेरिडोफाइट कहा जाता है। घर में लगाए जाने वाला पौधा फर्न का पौधा, ये वो पौधे हैं जिनमें फूल नहीं उगते, सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं। इनकी प्रत्येक पत्तियां स्पोरोफिल कहलाती है। प्रत्येक पत्ती के नीचे बीजाणु बनते हैं और उन बीजाणु धानियां बनती है और उन बीजाणु धानियों में कई बीजाणु उगते हैं। इसलिए जहां गमलों के रूप में गमलों में इन पौधों को लगाया जाता है, वहां आसपास की दीवार, पत्थर, मिट्टी सभी में इनके बीजाणुओं के अंकुरण से नए नए पौधे विकसित हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म, ध्यान रखना है, नग्न बीजा जिम्नोस्पर्म, ये वो पौधे हैं अब जिनमें बीजों का निर्माण हो रहा है। ऊपर वाले पौधों में हम देखते हैं बीज नहीं बनते हैं, किंतु यहां पर अब हम देख रहे हैं कि बीजों का निर्माण होता है, लेकिन बीजों के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते। इनकी जड़ों में कवक मूल पाई जाती है, कवक इनके साथ मिल जाते हैं और माइकोराइजा या कवक मूल का निर्माण करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ में भी यह सहयोग कर लेते हैं, जिसे प्रवाल मूल कहा जाता है। साइकस, पाइनस, ये इनके उदाहरण हैं। आपने बगीचों में इस प्रकार के पौधे जैसे लगे हुए देखे होंगे, जो साइकस का पौधा कहलाता है। साइकस। इसी प्रकार आपने बगीचों में पाम ट्री भी देखे होंगे। आजकल खाने के तेल के रूप में पाम ऑयल इन्हीं पौधों के बीजों से प्राप्त किया जाता है और मलेशिया में इन वाले पौधों की बहुत बड़े औद्योगिक पैमाने पर खेती की जाती है। इनके ऊपर लगने वाले जो जननांग होते हैं उन्हें शंकु कहा जाता है या कोन कहा जाता है, जिनके अंदर हम देखते हैं कि मेल कोन में नर इकाइयां एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल कोन में मादा इकाइयां आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत आता है पुष्पीय पादप, जिन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इस कैटेगरी में वो पौधे आते हैं जिनमें पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प में अंडाशय के द्वारा बीजों का निर्माण होता है, फलों का निर्माण होता है और बीजों का निर्माण होता है और बीजों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, अर्थात बीज भित्ति के द्वारा घिरे हुए होते हैं। दोहरा निषेचन इनमें पाया जाता है। बीजांड के अंदर हम देखते हैं एक अंड कोशिका पाई जाती है जो दो सहायक कोशिकाओं के द्वारा घिरी हुई होती है और विपरीत किनारे पर एंटीपोडल सेल पाई जाती है और बीच में दो ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती है जो परस्पर संयोजित होकर के हम देखते हैं कि एक 2x या द्वितीय केंद्रक का निर्माण करती है और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब इनके अंदर संपन्न होती है, जो हम 12th के अगले चैप्टरों के अंतर्गत यहां पर देखेंगे, यहां बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। जब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, हम देखेंगे कि एग के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, वहीं 2x न्यूक्लियस जिसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं उसके द्वारा भ्रूण को नरिशमेंट देने वाले या पोषण देने वाले भ्रूणपोष का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। परागण की प्रक्रिया के द्वारा हम देखते हैं कि यह संचालन प्रारंभ होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सभी प्रकार के
पुष्पी पादपों को एंजियोस्पर्म में शामिल कर सकते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से समस्त पुष्पी पादपों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी में डिवाइड किया गया है, जिनमें बीज पत्रों के आधार पर इन्हें बांट दिया गया है। यह एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल है, जो आप देख रहे हैं कि ये इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, गाइनोशियम जिसे अपन बोल रहे हैं, ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन है जो एंथ्रिडी है, जो हम देखते हैं कि पराग कोश के रूप में होता है। परागधानियों का निर्माण होता है, पराग कण बनते हैं जिन्हें लघु बीजाणु कहते हैं। इन लघु बीजाणु का अंकुरण होता है जिसे अपन मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। जो हमने गाइनोशियम देखा था, इस गाइनोशियम में हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु के द्वारा हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एक एपरेटस का निर्माण होता है, जिसमें बीजांड कोश जिसे अपन बोल सकते हैं, बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड के अंदर हम देखते हैं कि पूरा बीजांड की संरचना बनती है, जहां पर अंदर एक एग सेल होती है, बीच में हम देखते हैं पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एंटीपोडल सेल होती है। फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से हम देखते हैं एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से हम देखते हैं स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो स्पोरोफाइट अवस्था द्विगुणित अवस्था होती है, और ये गैमेटोफाइट अवस्था, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बने हुए हैं, यह हैप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। 3 प्रकार की हम देखते हैं कि यहां पर जनरेशन उपस्थित होती है। जो पीढ़ी एकांतरण को दर्शाती है। अ कंडीशन है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हैप्लॉइड अवस्था है, जाइगोट डिप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो जाइगोट से बीजाणुओं का निर्माण हम देखेंगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ गेमेटोफाइट हम देख रहे हैं हैप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित करता है। सेकंड वाली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये जो गेमेटोफाइट है हैप्लॉइड है, गेमिट्स बने इससे, जाइगोट बना डिप्लॉइड बन गया, स्पोरोफाइट जो बन रहा है वो डिप्लॉइड बन रहा है, और उसमें हम देखते हैं मियोसिस होकर के गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, युग्मक जनन का निर्माण हो जाता है। तीसरी वाली अवस्था में हम देख रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट रहता है, युग्मकों के संलयन से बने जाइगोट के द्वारा बना हुआ है, और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, फलस्वरूप हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं, और ये हैप्लॉइड बीजाणु हम देखते हैं कि गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो ये 3 प्रकार की हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल की पैटर्न इनमें उपस्थित होती है, जिसे अगुणितक, द्विगुणितक, अगुणितक, द्विगुणितक 3 भागों में हम करते हैं। किसी भी रेफरेंस बुक को अगर आप स्टडी करेंगे तो वहां पर इन तीनों पैटर्न को आप और ज्यादा अच्छे से बड़े एग्जाम्पलों के द्वारा समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह हमारा फर्स्ट यूनिट का 3rd चैप्टर था, पादप जगत।